गुड। अच्छा, चैप्टर जो चल रहा था हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चल रहा था और इसमें बातें नहीं, इसमें जो प्रैक्टिस हमारी चल रही थी, प्रैक्टिस नंबर 1 हमने कर लिया था असाइनमेंट की प्रैक्टिस को पूरा, और उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। कोई डाउट? किसी पॉइंट में कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब जरा सुनो मेरी बात, भाई बातें नहीं। दूसरी जो प्रैक्टिस रह रही है वो है इस ICAI स्टडी मटेरियल की, ICAI स्टडी मटेरियल की। ठीक है, कितने बच्चे हैं जो स्टडी मैट से प्रैक्टिस कर चुके हैं? बस 1 2 3 4, बस यही 5 6, बाकी ने ट्राई भी नहीं किया स्टडी मटेरियल। मैं आज का टाइम और दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं आज का टाइम और दे रहा हूं स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिस के लिए। प्लीज मेरे को सब बच्चे के स्टडी में ट्राई चाहिए, वरना नेक्स्ट क्लास में वो बच्चे खड़े होकर पढ़ेंगे और मैं देखूंगा बकायदा। अगर कोई बच्चा झूठ बोलेगा ना, हाँ मैंने कर लिया, तो मैं खुद एनालिसिस कर लूंगा अपने आप, और फिर वो पकड़ा गया तो फिर 2-3 क्लास तक लगातार खड़ा हुआ पड़ेगा। ठीक है, मैं आज की क्लास और छोड़ रहा हूं स्टडी मैट की प्रैक्टिस के लिए। होमवर्क डाउट है, होमवर्क है आपका स्टडी मैट से रेक्टिफिकेशन ऑफ चैप्टर को निपटाना, क्लियर, और स्कैनर से। ठीक है, आइए जरा, अभी हमारे 2 चीज पेंडिंग में हो गए, ध्यान रखना। मैं अभी एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा जिसमें जो चीजें छुटी हुई हैं, जो पेंडिंग में मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या क्या, एक तो छुटा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, स्कैनर का स्टडी मैट तो हो गया था ना, एक तो ये छुटा हुआ है आपका होमवर्क, पेंडिंग होमवर्क, उस क्लास में हम लोग यही करेंगे। नंबर 2, अब एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आ गया, ICAI स्टडी मैट प्लस स्कैनर, ये दोनों बच्चों आपके लिए होमवर्क है, जो मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगा सारा। ठीक है, चलिए, ये 2 चीज हैं जो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का डाउट है बेटा, असाइनमेंट का? बेटा एक डाउट लेता हूं पहले, अभी तक का डाउट आया हुआ है, और तो कोई डाउट नहीं इसके अलावा? असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 का कोई डाउट है? पॉइंट नंबर कौन सा है बेटा? ये तो मैंने क्लास में कराया था। 7th पॉइंट नहीं कराया था? अच्छा, ये वही वाला है। ठीक है, जब सबके डाउट होंगे ना एक साथ तभी करा दूंगा इसको, मैं समझ गया आपकी बात। चलो खैर, अभी माइंड भी फ्रेश है, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ जी बेटा, ये होमवर्क है, ध्यान रखना। अभी जो पेंडिंग में चल रहा है, मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लगाऊंगा, इसको वहां पर सोल्व करा दूंगा। ठीक है, आइए जी, तो आज हम लोग फ्रेश माइंड से फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कई बच्चे जिन्होंने की 11th 12th 11th में चैप्टर पढ़ा हुआ है, उन बच्चों ने 22 एंट्रियां हैं, 21 या 20 ऐसी कुछ 22 एंट्री जिनको पढ़ा है, रट्टे मारे, माइनस प्लस प्लस माइनस। बेटा पैर नीचे करो प्लीज, माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे कुछ है ना? कितने बच्चे जिन्होंने ऐसे पढ़ा है, हाथ उठाइए प्लीज। बाप रे, इतने सारे। चलो, आपने भी ऐसे पढ़ा है? अच्छा, पढ़ा था और रटा नहीं था, मतलब लेकिन पढ़ी गई थी 22 एंट्रियां, 20-22 एंट्रियां। ओके, मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आपको जवाब देना है। 20-22 एंट्रियां पढ़ के कितने बच्चों ने BIS किया है? मुझे बस ये हाथ उठाने के बाद प्लीज रिक्वेस्ट। याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इसी से करा है ना चैप्टर, बस मैं ये कह रहा, हाथ उठाओ प्लीज एक बार, पूरा हाथ उठाओ ना, ऐसा हो ना, झंडा उठाओ। हाँ, अच्छा, इतने सारे, मतलब 80% बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने ऐसा किया है। बेटा देखो, वो चीज है ना, रट्टाफिकेशन था, और हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना,
हमें ना कि सिर्फ चैप्टर करना है बल्कि प्रैक्टिकल बेस्ड पर चैप्टर करना है। आपको 11th-12th में नहीं बताया जाता था कि ये चैप्टर बना तो क्यों बना, बात समझ रहे हो। पहले हमेशा जड़ पकड़नी चाहिए कि लॉजिक क्या है, किसी चीज का लॉजिक क्या है, कहां से बात शुरू है, और उसके बाद देखो जाना मजा चैप्टर को पढ़ने का। कैश बुक बैंक में डिफरेंस है, बिल्कुल सही बात है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन वो क्यों देखते हैं डिफरेंस, बताओ। बिल्कुल सही, काफी हद तक आपने सही जवाब दिया। आओ मैं थोड़ा उस बात को ना पूरा कर रहा हूँ, ठीक है ना। आइए बेटा मेरे साथ साथ सब बच्चे चार्ट बनाएंगे। जैसे आप लोगों को पता है हमेशा से हम हर चैप्टर को 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो भी है, हर चैप्टर के 2 पार्ट। हाँ जी बेटा, पार्ट नंबर फर्स्ट हम नहीं बताएंगे, थ्योरी है। पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी, और जी पार्ट नंबर सेकंड न्यूमेरिकल्स। जो मैं लिखाऊंगा इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन इनको तमीज से कर लेना। हाँ पता चला इसमें भी हवा में उड़ा रहे हो। हाँ जी बेटा, थ्योरी के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा जो हो सकते हैं, कुछ अननेसेसरी क्वेश्चन है, कुछ नेसेसरी है। बेटा देखो, वाई टू रीड दिस चैप्टर, वाई टू रीड दिस चैप्टर, हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंसेस। कौन से, डेबिट और क्रेडिट, एज पर बोथ बुक्स, दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग कैसे कैसे कौन कौन से बैलेंस क्या कहना चाहते हैं, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्या कहना चाहते हैं, पूरी अंडरस्टैंडिंग करनी है। सर आप तो देख के पढ़ा दो, भाई देख के नहीं, मैं तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ क्रक्स, ठीक है ना। कोई ये मत कहना कि टिप टिप के पढ़ा रहे हैं। नंबर 3 बेटा, रूल्स मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आपका कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, किसी भी बुक से उठा लेंगे, सारा मामला यही मिलेगा। रूल्स फॉर बीआरएस, बेटा फिर से वही बात, बच्चे तो शैतानी करने लगे हैं, बाहर नकल उतारते 2 बातें। नंबर 4 बेटा, यहां पे रूल्स में हम 2 बातें करें, कोई प्लस माइनस की 22 एंट्रीज नहीं करेगा, खत्म, हटाओ इसे दिमाग से। उनके बदले सिर्फ हम 2 बातें करेंगे, बस काम खत्म। 2 और 2 22, 1 2 हटा दो, समझे ना। हाँ बेटा लॉजिक समझो, लॉजिक तब मजा आएगा उसका पढ़ने का, प्रैक्टिकली बहुत काम आता है चैप्टर। इनफैक्ट जब तुम सीए की ट्रेनिंग करने जाओगे ना, तो पहले यही चैप्टर करने में बैठोगे वहां पे। फिर बेटा एक चीज और है, क्वेश्चंस मोस्टली wrongly answered by students in एग्जाम। बेटा ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है और हर बार मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत आंसर देते हैं। वो क्या क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा भाई, जिसे सही पता है वो अच्छी बात है, लेकिन जो गलत है मैं उसको पढ़ा रहा हूं। जो बच्चा गलती करने वाला है, मैं 0 वाले बच्चे के साथ हूं। इन विच बुक्स BRS इज प्रिपेयर्ड, किसकी किताबों में BRS बनाया जाता है। मैं पूछूं जरा,
फटाफट बताओ। कैश बुक में बनाया जाता है बीआरएस। हाँ जी आप बताओ। कैश बुक में बनाया जाता है बीआरएस। हाँ जी अभी आता हूँ, सीरियल आ रहा है। हाँ बेटा कैश बुक में बनाता है। हाँ बेटा कैश बुक में बनाया जाता है बीआरएस। हाँ बेटा मुंडी लाने से नहीं बोलना पड़ेगा। कैश बुक में बनाया था बेटा बोलो। पासबुक में बनाया था बीआरएस। हाँ बेटा आप बात करता हूँ। हाँ कैश बुक में बनता है बीआरएस। कैश में मैं पूरा नाम बोलना। कैश क्या है? कैश में बनता है, रुपए गिनता है। कैश बुक ना। अच्छा हाँ जी पासबुक। पासबुक कैश बुक। एक मिनट हाँ बेटा। हाँ जी एज पर कैश बुक इन्होंने दोनों बुक बताया। ओके बेटा हाँ जी दोनों। हाँ भाई बोल। अच्छा अभी तो तुम्हें पता नहीं। हाँ बेटा कैश बुक कैश बुक कैश बुक दोनों में। हाँ जी बेटा कैश बुक में बोथ में। ठीक है खैर 100% आंसर गलत है। 100% आंसर गलत है। ठीक है ना। प्लीज देखा मैंने कहा ना मोस्टली आंसर गलत दिया जाता है और बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। बेटा अभी बताता हूं मैं। ठीक है ना। यहां से पहले सीखना शुरू करो फिर यहां से मजा आएगा। तब तुम्हें पहले मैं ये आंसर दूंगा फिर ये आंसर। ठीक है आइए प्लीज मजा खराब ना करें जो पहले पढ़ चुके हैं। हाँ जी बेटा न्यूमेरिकल्स में देखो जरा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क इन एग्जाम। बेटा न्यूमेरिकल में कितने तरह के क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछते हैं उसी बेसिस पर हमने चैप्टर को बांट रखा है न्यूमेरिकली। जितना मैं क्लास में कर रहा हूं एक अल्फाबेट एक पॉइंट तक बाहर नहीं आना एग्जाम में। सिर्फ क्लास वर्क रिवाइज करो चाहे कहीं से और स्टडी करो ना करो। सिर्फ इतना। ना स्कैनर ना स्टडी मेट कुछ नहीं छूने की जरूरत। इतना कर लो जो मैं क्लास में करा रहा हूं। बीआरएस के चैप्टर की बात कर रहा हूं। बाकी जगह तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आओ जी बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए नंबर 1 कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ अदर बुक दूसरी बुक का बैलेंस पूछने वाले क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये दूसरे तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो है बेटा सिंगल ट्रांजैक्शन इफेक्ट इन बीआरएस। सिंगल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पूछा जाता है कि बैंक रिकंसिलिएशन में क्या होगा। बेटा मैं बताता हूं थोड़ा सा जिन बच्चों ने पढ़ा है उनकी जिज्ञासा शांत कर दूं। जब एक बुक से स्टार्टिंग कराएंगे तो दूसरी बुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस आ रहा है तो काफी लंबा न्यूमेरिकल होता है। जोड़ घटा करने के बाद निकलता है। एक तो वैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है वो क्या करते हैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन दे देंगे। बोलो बताओ इसको बीआरएस बनाते हुए हम ऐड करेंगे कि लेस करेंगे। ठीक है ये आता है। फटाफट से उतारो जल्दी से। उतार लिया सब बच्चों ने। पूरा चैप्टर हो रहा है यहां पे। आओ जरा बेटा देखो यहां पे एक थोड़ी सी बात लिखनी है। क्या इट डजंट मैटर दैट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव बैलेंस
और निगेटिव दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बोलेंगे इसको, बताऊंगा क्या होता है। बैलेंस ऑफ एनी बुक, ये कहते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हम रूल्स बनाएंगे वो सीधे सीधे अप्लाई हो जाएंगे बेटा, ठीक है। कि चाहे स्टार्ट में ओवरड्राफ्ट हो किसी भी बुक का, या स्टार्टिंग में पॉजिटिव बैलेंस हो किसी भी बुक का, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसीलिए यहां बच्चों नो टेंशन, हम लोग खुश रहेंगे, हमें वही आंसर देना जैसे से हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इधर सिंगल ट्रांजेक्शन इफेक्ट में यहां पे डिपेंड करता है कि क्या, डिपेंड्स ऑन गिवन, कि क्या दे रखा है। सर थोड़ा जूम कीजिएगा यहां पे। हाँ जी, इसमें बेटा डिपेंड करता है इफ स्टार्ट जो हो रहा है, अगर स्टार्ट जो है वो है आपका बैंक ओवर ना पॉजिटिव बैलेंस, मैं इसको बोलता हूं बेटा पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव मतलब प्लस बैलेंस किसी भी बुक का, ऑफ एनी बुक, तो बेटा यहां भी कोई टेंशन नहीं है, यहां भी खुश रहते हैं। इफ स्टार्ट विद नेगेटिव बैलेंस को एक और नाम से जाना जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी बताऊंगा सब चीजें। तो बेटा यहां हमें जरा सोचने की बहुत जरूरत होती है। यहां बेटा हमें आंसर को रिवर्स कर देना, रिवर्स आंसर देना है एग्जाम में। जो मैं आपको रूल सिखाऊंगा, जिस बेसिस पे मैं सिखाऊंगा, उनसे जो आंसर आएगा उसका रिवर्स आंसर देना सिर्फ एक केस में, ये खतरा वाला केस है, फिर बताऊंगा ऐसा क्यों करना है। बाकी सब जगह बेटा हमने रूल सीखा, जैसे हम चलेंगे सड़क के बाएं ओर चलना है, ये सीधा सीधा रूल है, यहां भी कोई टेंशन नहीं, यहां भी कोई टेंशन नहीं बेटा, बस यहां पे आपको बताना है कि सड़क के दाएं ओर चलना होता है, ऐसा बताना है वहां पे, बस बात समझ रहे हो। आइए फिर शुरू करते हैं इन्हीं सब बातों के साथ। हम लोग पहले थ्योरी का पहला क्वेश्चन, वाई टू रीड दिस चैप्टर, ये चैप्टर क्यों पढ़ने की जरूरत है। सर उधर ही जूम करे रखना, बच्चों को उतारने के लिए टाइम चाहिएगा, 1 मिनट तक रखो। हाँ जी बेटा, वाई टू रीड दिस चैप्टर, सबसे पहला क्वेश्चन।
ये एक अननेसेसरी चीज है, लेकिन हमेशा के लिए आपका दिमाग खोल देगी, क्योंकि आपको पता तो चले कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है। प्रैक्टिकली सीए बनने के बाद हमें कहाँ ये काम आने वाला है। वाई टू रीड दिस चैप्टर। देखो भाई, आपने इनकम टैक्स की रिटर्न का नाम सुना है? सुना है ना? हाँ। वो चीज़ क्या होती है? वो तो बेटा हिसाब किताब। हिसाब किताब किसको देना? सरकार को देना। सरकार हमने इतना कमाया है, सरकार में ये कमाई है, ये इस पे टैक्स है, ठीक है, वो हिसाब किताब देना। क्लियर? जैसे घर में हिसाब किताब होता है, जैसे मान लिया छोटे बच्चे को दुकान पे भेजा, छोटे बच्चे को दुकान पे भेजा। अब आप कहो सर आप दुकान पे भेजाते रहे, तो भाई मेरे को भेजा जाता था, मैं छोटा था। हाँ, 100 रुपये दे के भेजा, जा बेटा लाला की दुकान से ये ले आना। अब क्या हुआ, बीच में कुछ कमीशन मारा जाता था। सब मारते हैं, सब मारते हैं। अभी तो मुझे पता है तुम लोग जब किताबें लेके आओगे तो पता नहीं क्या क्या हाल करोगे। पापा 4 किताबें लाए हो सिर्फ 2। मैं करता था ऐसा, और कई बच्चे करते हैं ऐसा, और वो हंस वो ही रहे हैं जिनको करते हैं ऐसा। प्रैक्टिकल बात है बेटा। देख वो सबसे ज्यादा हंस रहा, तू सबसे ज्यादा नालायक। मुझे जैसा लग रहा है 4 के बजाय तू 1 ही लाता होगा। हाँ खैर, तो सोचो जरा, अगर कोई बीच में एक ऐसा चेकर बिठा दिया जाए जो बताए वाकई में 4 किताब लाया है कि नहीं लाया है। बात समझ लो, ठीक है ना? तो ये समझ लो बेटा वही काम सीए करता है। कैसे? बिजनेसमैन जो कमाते हैं वो उनका हिसाब किताब अपने, मैं एक मिनट के लिए एग्जाम्पल मानूं, पिताजी समझ लो, सरकार पिताजी सपोज करो कि वो अपने पिताजी को हिसाब किताब दे रहे होते हैं कि भाई ये हमने कमाया और ये आपका हिस्सा टैक्स। बात में समझ गए बेटा? वो कहेंगे हमने तो कमाया नहीं, हम तो लॉस में चल रहे हैं। बताओ ऐसे थोड़ा ना। वो कहेंगे अच्छा इस बात का सबूत क्या है? तो बेटा सबूत बीच में क्या होता है, सीए उनके खाते अटैच करता है। सीए क्या करता है? उनके खाते अटैच करता है, वेरीफाई करता है, हाँ जी ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, दैट्स इट। पिताजी मतलब सरकार किसकी बातों पर विश्वास करते हैं? सीए की। सरकार ने क्या कर रखा है, एक अलग से पार्लियामेंट की बॉडी बना रखी है जिसके अकॉर्डिंग हमें सर्टिफिकेट मिलता है। बात समझ लो, जो सिखाता है इस बात को कि खाते कैसे बनाए जाते हैं, क्या कमियां होती है, कहाँ कहाँ फ्रॉड को देखना होता है, सब चीजें। तो बेटा उसी से डिग्री लेकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सरकार और बिजनेसमैन के बीच में हिसाब किताब को जस्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, हाँ ये सच बोल रहा है, सच्चाई बोल रहा है, इस बात का ठप्पा हम लोग लगाते हैं प्रैक्टिस में जो होते हैं। बात समझ लो बेटा, क्लियर ना? और हम अगर ठप्पा लगाएंगे ये कहने के लिए कि हाँ भाई ये चीज सही बोल रहे हैं, तो बेटा पहले वो चीज हमें भी तो आनी चाहिए ना। बात समझ रहे हो? ये चीज है बेटा, इसलिए मैं चैप्टर पढ़ना है। आओ जरा थोड़ा ग्राफ से समझाता हूं आपको। देखो जी, ये देखो जरा, ये है ईयर, फाइनेंशियल ईयर, और बेटा फाइनेंशियल ईयर, बेटा अगला ईयर जो होता है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अभी आपके लेवल की बात नहीं, मैं बताता हूं। जैसे एक दुकानदार एक दिन जो भी कमाई हुई उसको अगले दिन बैठ के हिसाब किताब लगाता, पिछले दिन कितने रुपए का सामान आया था जो मैंने बेचा, तो कॉस्ट और उसका प्रॉफिट का एनालिसिस कर रहा होता है। मतलब मैं बोलूं उसको एक पढ़, वो अगले दिन असेस कर रहा होता है कि पिछले दिन की कितनी कमाई है। अब आप बोलोगे सर रात को क्यों नहीं कर ली? भैया रात को 12-12 बजे तक माल बिकता है, दुकानें खुली रहती हैं कई दिन। बात समझ रहे हो बेटा? ऐसे बेटा 31 मार्च तक बिजनेस चलता रहता है। वो हिसाब करे बिजनेस करे, तो बेटा अगले ईयर में बैठ के वो उसका हिसाब किताब करते हैं, और उस ईयर का नाम क्या बेटा? असेस करना, असेस करने वाला ईयर। तो किसका हिसाब किताब करते हैं? पिछले वाले ईयर का। बात समझ में बेटा? अब बेटा यहां की इनकम पर जो टैक्स है वो देने के बाद हिसाब किताब फाइल किया जाता है। रिटर्न ऑफ इनकम की एक डेट होती है, वो आप आईबीसी में देखना कौन सी डेट होती है। हमें तो इतना पता है कि यहाँ पे जो खाते होते हैं, यहाँ पे जो अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल, इसको बोला था फाइनल अकाउंट जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा एक तो क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरी बात बेटा बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट
क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मालिक को बताती है। मालिक जी ये तो परफॉर्मेंस है और ये पोजीशन है। तो ध्यान से, मालिक कहां, एनुअल जर्नल मीटिंग होती है शेयर होल्डर के केस में, ठीक है। मालिक को हिसाब किताब देते हैं, फिर मालिक भेजता है आगे किसके पास, इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए, इनकम टैक्स ऑफिस में। बात समझ में आती है बेटा। इससे पहले अब बताओ, ये मैनेजर जो अकाउंट बनवा रहा है, अकाउंटेंट रख के, ये तो कुछ भी फ्रॉड कर सकता है। तो बेटा मालिक को कभी कुछ दिया कभी कुछ दिया, ऐसा नहीं। इसके बीच में क्या होता है, सीए आते हैं जो अटेस्ट करते हैं, हाँ जी मालिक जी ये खाते एकदम सही है। तो बेटा पहले वो खाते यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ से अटेस्ट होने के बाद तब एनुअल जनरल मीटिंग में रखे जाते हैं मालिकों के पास, फिर वो रिटर्न फाइल की जाती है। बात समझ में आती है बेटा, ठीक है। बताऊंगा ये चैप्टर अगर कोई बिना ये सोचे पढ़े तो कहां दिक्कत आती है, सीए बनने के बाद तक डिग्री छिन जाती है अगर कोई गलती कर बैठता है तो। आइए, एक एग्जाम्पल था जो आपने सभी ने सुना हुआ है, सत्यम कंपनी सुना है ना। वहां पे सीए को शायद सजा भी हुई थी, ऐसे कुछ हुआ था। ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं उसमें गहरे में क्या होता, बस इतना पता है कि वो क्यों हुआ था। बेटा बैंक में जो ये जो बैलेंस शीट होता है ना, बैलेंस शीट में एक चीज लिखी होती है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, सपोज करो सत्यम की बैलेंस शीट है और सपोज करो इसमें 1 करोड़ रुपए लिखा हुआ है कि भाई बैंक में इतने करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। बेटा आपसे पूछा गया मालिकों ने, क्या ये सच बोल रहे हैं? आपने कहा बिना देखे बोल दिया हाँ सही बोल रहे हैं। बात समझ लो। लेकिन उस दिन बैंक में पैसे थे ही नहीं, पैसे माने जीरो थे, सपोज करो जीरो थी। बात समझ में बेटा। तो बैंक वाला क्या बोल रहा है, देखो ये है सपोज करो बैंक, वो क्या बोल रहा है, ये है बेटा बैंक बोल रहा है कि यहां तो पैसे जीरो हैं और हम कह रहे हैं हाँ जी ये सच बोल रहा है। तो बेटा डिग्री तो हमारी छीनेगी ना, आपको कोई गलत काम कर लिया थोड़ा ना बोला है। बात समझ बेटा। तो ये चीज है, यहां पर हमें सीखना होता है कि बैंक वाला बोल रहा है जीरो और ये बोल रहा है कि 1 करोड़ रुपए, ऐसा क्यों आ रहा है? वो डिफरेंस का क्या कारण है? डिफरेंस का कारण क्या है? डिफरेंस का क्या कारण है? इस चीज को भी आपको अटेस्ट करना होता है कि ये चीज सही भी है नहीं है, कारण सही भी है नहीं है। बात में समझ लो बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं उनको भी आपको जस्टिफाई करना होता है, जस्टिफाई नहीं, सही अटेस्ट करना होता है, प्रमाणित करना होता है कि ये चीज सही है नहीं सही है। क्लियर? थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद पढ़ने में मजा आएगा। प्लीज ध्यान दो, ये प्रैक्टिकली आपको काम करना है। आप इस टाइम पे यहाँ पे ऑफिस में बैठे होंगे और पिछले साल की बैलेंस शीट टेस्ट कर रहे होंगे, उनके बैलेंस शीट के बैलेंस को चेक करोगे। बैंक का एक स्टेटमेंट आता है, बैंक भी बताएगा, लिख के बोलेगा कि इतने नहीं इतने रुपए हैं बैलेंस शीट की डेट पर। बैलेंस शीट की डेट पर क्या, बैलेंस शीट की डेट पर क्या स्थिति है ये हमें वेरीफाई करना है। बेटा इस डेट को बैंक में जितना बैलेंस है ये हमें मैच करके देखना होता है कि है या नहीं है, और अगर है नहीं तो हो सकता है कुछ कारण है, और वो कारण अगर वैलिड है तो उनके अलग से डिटेल दी जाती है। उस डिटेल का नाम बेटा, वो डिटेल होती है बेटा रफ में बनती है, रफ में बनती है बेटा, इसीलिए इसका नाम स्टेटमेंट होता है। किस चीज के लिए? बैंक के साथ रिकंसिलेशन करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, समाधान विवरण, कि इन दोनों में अंतर आ रहा है, लड़ाई हो रही है तो क्यों हो रही है। तो इसीलिए बेटा वो काम अंदर रफ में, उसका नाम क्या था, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हमें ये सीखना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपने कहीं ने आंसर दिया था, ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किसकी बुक्स में बनेगा? किसी की बुक्स में नहीं बनेगा बेटा, ये रफ है, रफ बुक्स हैं, ध्यान रखना। एग्जाम में आंसर दोगे तो क्या दोगे, ये स्टेटमेंट किसी की बुक में नहीं बनता है। दूसरा क्वेश्चन,
अब बनता है तो कोई तो बनाता है। किसकी जिम्मेदारी है बताओ? ये सीए की जिम्मेदारी नहीं बेटा, ये बनाने की जिम्मेदारी है बिजनेस की। वो बना के देंगे, देखो जी मालिक, ये तो मालिक तो वहां पे, देखो जी सीए साहब, ये तो है हमारा खातों में बैलेंस, और जी देखो बैंक का जो है ना बैलेंस इतना है, देखो इनमें अंतर जो है ना वो इन वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने ना एक चेक दे दिया एक आदमी को, या कोई भी कारण एक वैलिड रीजन होगा, वही सीखना है।